नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। तो जल्दी से आ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास। चलो तो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी अगर एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। जैसे हमारा कोई भी अगर मैराथन होता है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा वहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है। और भी कोई एक्स्ट्रा आपकी क्लास ली जाती है तो उसके बारे में आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाती है। ये चीजें आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है। सीटेट और एचटेट के लिए सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सीटेट और एचटेट 2022 के लिए जो हमारा 9 बजे से सोशल स्टडी की क्लास चल रही थी, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास थी, 1 बजे इंग्लिश की क्लास, 3 बजे सीडीपी की क्लास, 1 बजे आपकी 6 बजे आपकी ईवीएस की क्लास और 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास थी। ठीक है। तो ये थी आपकी क्लासें। ठीक है। तो दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सभी को लाइक करना है। ठीक है। चलो, तो देखो शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है उसके बारे में तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सीटेट के 2022-23 जो भी पेपर चल रहे हैं, सभी के पेपर और सेकंड फ्री क्लासें होगी एकदम। ठीक है। दोनों पेपरों की आपको करवाई जाएगी, बिंदास रहिए। ठीक है। बिल्कुल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सीटेट पार्ट 10 है। ठीक है। जो इसमें 10 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, आपको क्लास आपकी जो होती है वो आपको टाइम फिक्स रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है। सबका वही टाइम रहेगा जो है वर्तमान में। चलो शुरू करते हैं। चलो, आज का जो सेशन था अपना, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक शायरी है बहुत अच्छी कि जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते, सफलता तो उन्हें हासिल होती है जो वक्त के और हालात पर रोया नहीं करते। तो आज का सेशन अपना स्टार्ट है। आपकी क्लास सभी को पता है 1 बजे होती है साइंस की। तो आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगा। आज मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताने हैं वो पहले ही मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ में उपलब्ध करवाऊंगा, जिससे क्या है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप जब भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करे हो, साथ में उनके आंसर और उनके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है। जिससे आपको पीडीएफ में कभी भी पढ़े तो आपको आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। चलो, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, हमने सभी ने पढ़ा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है। ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ा है, अपचयन उपचयन के बारे में पढ़ा है, संयोजन के बारे में पढ़ा है, द्विविस्थापन के बारे में पढ़ा है, विस्थापन के बारे में पढ़ा है। तो ये सभी चीजें आपने पढ़ी हुई है। ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, क्वेश्चन घूम चुका है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप ऊष्माक्षेपी बताओगे। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का निकास होता है, मतलब उष्मा सोच से कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। या तो एनर्जी लेता है या फिर त्यागता है। ठीक है। तो उष्मा सोची में तो क्या होता है, कोई भी क्रिया कारक होगा तो वो कार्य करने से पहले उसमें उष्मा दी जाती है, तब जाके वो कार्य करता है, यानी क्रिया कारक से उत्पाद बनता है। ठीक है। क्रिया कारक से इधर जो रहता है, ठीक है, हमारे पास जैसे हमने दे दिया H2 प्लस O2 मिलता है तब H2O बनता है। ठीक है। इस प्रकार बनता है। तो आप क्या करते हो इसमें, इसी प्रकार करते हो कि आप क्या करते हो, पहले इसमें क्या करते हो, ये जो इधर वाला है वो तो है क्रिया कारक। ठीक है। क्रिया कारक जिससे ये क्रिया होती है, क्रिया कारक हो गया। और जो बनेगा उसे हम उत्पाद के रूप में देखते हैं। ठीक है। उत्पाद के रूप में देखते हैं। ठीक है। तो आपको ये देखना है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जो भी अभिक्रिया होती है, जो भी अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा पहले ऑब्जर्व की जाती है, उसके बाद में उत्पाद बनता है। ठीक है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जो भी उत्पाद होता है, उस जो भी उत्पाद बनता है, यानी आपके पास जो उत्पाद बनता है उसके साथ में उष्मा निष्कासित होती है। ठीक है। जैसे मैं आपको अभी उदाहरण में बताऊंगा, घबराना मत। बिल्कुल। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का उत्पादन करते हैं या बनाते हैं, तो वो होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो उत्पाद मिलकर
एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया के बारे में सभी को पता है, हमने कल भी डिस्कस किया था अपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उपचयन और अपचयन दोनों के बारे में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट, और इसका राइट आंसर सभी का दिमाग में आ चुका होगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखना है। ठीक है, जो सड़े गले पदार्थ से सड़े गले पदार्थ किण्वन होता है, उसमें भी आपको कौन सी अभिक्रिया नजर आएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलो इसके बारे में मैं लिखा हुआ भी आपको दे दूंगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जैसे अभिक्रिया, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, CH है, मीथेन मान लो कि कार्बन दिया हुआ है, अगर इसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और H2O बनता है, H2O जल बनता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मीथेन है, CH4 मान लेते हैं मीथेन के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपकी क्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल है इसका। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अब तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी अभिक्रिया जब भी होती है उसके दौरान क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी यही कहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है, याद रखना, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा शोषी में क्या होता है? ऊष्मा शोषण की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अब याद रखना, तो श्वसन की अभिक्रिया कौन सी होती है? श्वसन में ऊष्मा कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, यही उदाहरण है इसमें, जिसमें कोशिकाएं क्या करती है? ऊष्मा उन्मुक्त करती है। यानी कोशिकाएं क्या होती है? कोशिकाएं श्वसन के दौरान क्या करती है? ऊष्मा का क्या करती है? उन्मुक्त करती है, यानी मुक्त छोड़ती है। ठीक है, साग सब्जियों से सड़े गले पदार्थों, मैंने कहा था किण्वन के बारे में। साग सब्जियां हो गई, सड़े गले पदार्थ हो गए, घास फूस के पेड़ों से, पत्तों से विघटन होकर जो किण्वन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका जो किण्वन होता है वो भी आपका किस में आता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कोई खाद है, खाद के बारे में जानते हो, खाद बनता है तो तब भी क्या होता है? उसमें से ऊष्मा निकलती है, गर्म। ठीक है, तो वो भी क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी उदाहरण है। ठीक है, उष्मा शोषी के बारे में जान लेते हैं। उष्मा शोषी बहुत सारे उदाहरण भी अभी आपको मैं बता दूंगा, क्वेश्चनों में चलते हैं उसके अनुसार। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का क्या करते हैं? शोषण करते हैं, और शोषण करते हैं यानी उष्मा का क्या करते हैं? पहले ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद में काम करता है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया शोषण करती है। ठीक है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट जानते हो सभी, फेरस सल्फेट को नाम तो सुना होगा, FeSO4, ये है फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का रंग, क्रिस्टल का रंग कैसा होता है दोस्तों? फेरस सल्फेट का रंग हमेशा याद रखना कौन सा होता है? ग्रीन होता है। कौन सा होता है? ग्रीन होता है। क्लियर है? अब उसके बारे में, अगली बारे में देखो, इसमें भी एक क्वेश्चन आया है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण? अभी अभी जस्ट मैंने आपको यही चीज बताई है कि दोनों श्वसन की अभिक्रिया हुई और आपके जो कंपोस्ट बनता है उसकी अभिक्रिया हुई। ये दोनों अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? दोनों अभिक्रियाएं आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए तो शोषी शोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी दोनों के बारे में अभी अब मैंने बताया ही था। ठीक है, चलो, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना है। ठीक है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प, अगर देखो लाल तप्त है यानी Fe पूरा गर्म है, और उस पे अगर जल वाष्प यानी H2O की मात्रा डाली जाती है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, वो बताना है आप सभी को। तो याद रखना है, इससे जो यौगिक बनेगा वो बनेगा Fe3O4। क्या बनेगा? Fe3O4, और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है, Fe3O4। क्लियर है? तो ये इसका उत्पाद बनेगा जिसे हम फेरस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, इसे चुंबक का फॉर्मूला भी यही है, याद रखना, यही चुंबक का फॉर्मूला भी है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सी या कौन सा उत्पाद बनाता है? सभी को दिमाग में लाना है, देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली तरीके से याद रखना है तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अगर अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाता है? तो आपका क्या कर रहा है? विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, तो उससे क्या होता है? सोडियम मिलता है, सोडियम Na2 हो जाता है, Zn बना लेता है।
ठीक है, NaZN बना लेता है, उसके बाद में O भी बनाएगा, H2 गैस बाहर निकलती है। एक बात तो पक्की है कि H2 गैस तो बाहर निकलती है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार घूम जाए, ठीक है, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सी गैस का उत्पादन होता है या कौन सी गैस बनती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। तो कौन सी गैस बनती है? H2 गैस बनती है। और H2 में आपको देखो बना भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, Na2ZnO बना लेगा और H2 गैस बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो कौन सी गैस, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, इतना लेंथी क्वेश्चन भी नहीं देगा, तो आपसे बस इतनी सी बात पूछेगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया कराता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैंने बता दिया है। ठीक है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? देखो हमने परिवर्तन जब भी पढ़ा तो दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े थे। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो गया है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन जिसके बारे में हम टोटल बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, रासायनिक परिवर्तन, और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सभी जानते हैं, जिसमें ताप, दाब, टेम्परेचर, इन सभी में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। अब थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। देखो ऐसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन तो ऐसा परिवर्तन होता है दोस्तों जिसमें कोई भी वस्तु अगर बदलती है तो वो वापस अपनी ही अवस्था में वापस आ जाती है, वापस उसी अवस्था में लौट जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी इस पे लिखा है, तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो मैं इसको मिटा भी सकता हूँ इस वक्त तो। ठीक है, तो ये कौन सी विक्रिया हो गई? भौतिक परिवर्तन हो गई, यानी वापस उसी अवस्था में आ जाना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या है? रासायनिक परिवर्तन में अगर जो भी परिवर्तन होता है, जैसे दूध से दही बन गया, ठीक है, दूध से क्या बना है? दूध से दही बना है, और दही बना है तो क्या करना है? ये रासायनिक परिवर्तन है। अब दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। और बता देता हूं, लोहे पर अगर जंग लग गई है, लोहे पर अगर जंग लग जाती है, तो अगर जंग तो लग जाती है लेकिन जंग के बाद में वापस लोहा वैसा का वैसा नहीं रहता, तो ये क्या है? वापस अपनी अवस्था में नहीं लौटते, इस कारण ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन भी मैंने बता दिए हैं। चलो हम भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। एक भौतिक एक और देख लेना ध्यान से, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही बात कही गई है मैंने कि रासायनिक प्रकृति में, रासायनिक पहचान क्या कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा स्वाद होता है वैसा रहता है, जैसा काम होता है वैसा होता है, वापस उसी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पानी को गर्म किया है, ठीक है, उबाला है, ठीक है, अब उससे जो वाष्प बनेगी वापस पानी में बदल जाती है, और पानी वापस वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं चलती रहती है, तो ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं और कौन कौन से उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल है भौतिक अवस्था का परिवर्तन, जैसे जल से बर्फ का बनना या जल वाष्प बनना। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि अगर जल से, देखो जल है और जल को मैं अगर जमा देता हूं तो वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, बर्फ को वापस पिघलाता हूं तो आपको जल मिल जाता है, और जल को अगर ज्यादा गर्म किया जाता है तो वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वापस जल में परिवर्तित हो जाता है, जल को और अधिक ठंडा किया जाता है तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थे आपके भौतिक परिवर्तन। और भी देख लीजिए, तौलिए में पानी का सूख जाना, सूख लेना। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। कागज के टुकड़े को फाड़ना, कागज के अगर टुकड़ों को फाड़ दिया तो हम वापस उसी तरीके से जमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेड़ों से कागज का बनाना, अगर इस प्रकार आ जाए कि पेड़ से कागज का बनना या कागज का बनना कौन सा परिवर्तन है, तो कागज का बनना किसका, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि पेड़ से हम कागज बना सकते हैं लेकिन कागज से पेड़ नहीं बना सकते, तो समझना क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, दोनों तरीके से सीखना है। ठीक है, अब देखिए आगे, कागज के टुकड़े का फाड़ना तो वो तो ठीक हो जाएगा, तांबे को खींचकर उसके पतले तार खींच सकते हैं, यानी तांबा लिया मोटा सा और वापस उसे खींच लिया हो तो उसके तार बना सकते हैं, लेकिन तार को वापस पिघलाया जाता है तो वापस तांबे में वैसा ही चेंज हो जाता है जैसे हमने पहले बनाया है। ठीक है, तो वो भी वापस कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है, लकड़ी या किसी अन्य चीज को काटना, प्लब का जलना, ठीक है, काटना। ठीक है, तो ये भी क्या है? लकड़ी या किसी अन्य चीज को काटना।
ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को अगर हमने काटा तो वो लकड़ी ही रहेगी, ठीक है, लकड़ी ही रहेगी वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पेड़ को काट दिया है, पेड़ को काट दिया है और अलग कर दिया है, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया? पेड़ को काटना। पेड़ का काटना आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस आप उस पेड़ को खड़ा नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी बल्ब का जलना या जलन या बंद होना, यानी पेड़ को अगर हम किसी चीज पेड़ जो भी बल्ब है उसको अगर हम जलाते हैं, ठीक है, वापस बुझा भी सकते हैं, ठीक है, तो वो भी कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबक में बनना, यानी लोहा अगर है आपके पास तो उसको चुंबक बनाया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कील ली है और उसके मैंने इस मुंह पर चुंबक लगा दी है। अगर मैं किसी लोहे को अब इस मुंह से उठाऊंगा तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो ये भी कौन सा है? कुछ समय के लिए करें लेकिन करता है, ठीक है। तो लोहे का चुंबक में बनना, अगर चुंबक को हटा दिया तो वापस वो लोहे की तरह व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। तो लोहे का चुंबक का बनना भी एक क्या है? इसका एग्जाम्पल है। चलो अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखो परिभाषा आपको मिल जाएगी। किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। जब कोई दो पदार्थ मिलकर डिकम्पोजर होकर एक गुण या विशिष्ट में बदल जाते हैं, यानी जो गुण होते हैं गुण विशिष्ट उनके दूसरे गुणों में बदल जाते हैं, ठीक है। यानी गुण और उससे विशिष्ट जो लक्षण है वो बदल जाते हैं, यानी उसे क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस, ठीक है, जिसमें केमिकल चेंजेज आ जाते हैं। जैसे दूध का फटना या दूध से दही का बनना, अगरबत्ती भी जलती है तब उसको जलना, लोहे पर जंग लगना, पेड़ का अलग होना, ठीक है, पेड़ का अलग होना और पेड़ से कागज का बनना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? इस रासायनिक परिवर्तन के दोस्तों उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए पूरी तरह हर चीज़ समझ में आ रही है, लिखा हुआ भी मिलेगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। फिर भी अगर कभी देखो तो आपको आसान लगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, लोहे पर जंग लगना पूछ सकता है कि लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का किसका एग्जाम्पल है? बताइए। इसलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ध्यान से समझना है, हर चीज को, हर बात को समझना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसके साथ में एक बात और कहता हूँ, मैंने कल भी कही थी आपकी कि बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह है, घबराओ मत, ठीक है। बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह है, घबराओ बिल्कुल भी मत। जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं वो यही है, यही तिजोरी है। ये बुरा वक्त ही वो तिजोरी है जिसे हमें सफलता के रास्ते दिखाए हैं, सफलता के रास्ते दिखाता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, अपनी मेहनत में कभी भी कमी मत छोड़ना, बस इतना सा है, फिर बाकी ऊपर वाला देख लेगा, ठीक है। उसका वो जाने, अपना जो काम है, अपना जो कर्तव्य है उसे पूरी तरह निभाना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसका राइट आंसर देना है, ठीक है। मोमबत्ती हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, मीथेन गैस हो गया। बिना ज्वाला के सिर्फ एक ही पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है। कोयला को देखा होगा ना कभी आपने, तो कोयला में कोई ज्वाला नहीं होती है, कोयला लाल अंगारा की तरह हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है? कोयला जलता नहीं है। क्या करता है? जलता नहीं है, बिना ज्वाला के वो जलता है, ठीक है, ज्वाला नहीं होती उसमें, तो बिना ज्वाला के जलता है। तो ये भी समझना है, ठीक है आपको। और बाकी तो इसका सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कि आलू चिप्स में थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? इसका आंसर देना है, सभी को सही आंसर चूज करना है। फिर हम बात करेंगे प्रमुख गैसें जो भरी जाती है। सभी का आंसर देना है। सभी को आंसर देना है। आलू चिप्स में थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, सोच लिया क्या आंसर होगा? अब बताइए, सोचो कि आपका राइट आंसर क्या यही है? नाइट्रोजन गैस होगा क्या? ठीक है, नाइट्रोजन क्यों गैस क्यों भरी जाती है? क्यों? आले की चिपस होती है
तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस इसलिए जो फूला होता हो ना, कभी भी देखा होगा आपने कुरकुरे की थैली या चिप्स की थैली देखी होगी ना, तो उसमें क्या है, गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। उससे क्या होता है, जो तेलीय पदार्थ होते हैं उससे सड़ने से बचाता है, ठीक है। जिसमें देखो तेलीय पदार्थ होता है, जो आलू की चिप्स होती है तेलीय पदार्थ से बनी होती है। अगर वो गैस नहीं भरी जाती तो वो अंदर सड़ जाती, इसलिए कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। मीथेन गैस जानते हो, CH4, ठीक है, मीथेन गैस जानते हो सभी। ऑक्सीजन आप जानते हो, O2। हीलियम गैस के बारे में थोड़ा, जो वायुयान होता है उसमें कौन सी गैस, उसके टायरों में कौन सी चाहिए, सबसे हल्की गैस के बारे में बता देता हूँ। सबसे हल्की गैस मान सकते हो, क्योंकि ये वायुयान के टायरों में भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है सबसे, ठीक है। तो इसके बारे में और मैं बता देता हूँ। हवाई जहाज के जो टायर होते हैं, हवाई जहाज के टायर में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि यह अक्रिय होती है। ध्यान रखना, अक्रिय गैसों में जानते हो, यानी कि अक्रिय गैस जैसे हीलियम हो गया। अक्रिय गैसों के बारे में बता देता हूँ। अक्रिय गैस जो 18वीं तत्व में परमाणु क्रमांक जो आपके पास 18वां वर्ग है उसमें पाया जाता है। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनोन हो गया, ठीक है, इस प्रकार के, ठीक है। निकिल नियोन हो गया, ठीक है। ये कौन सी गैसें हैं, ये अक्रिय गैसें भी कहलाती है, ठीक है। चलो, जिनोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, सभी याद रखना है आपको, ठीक है, जिनोन। चलो आगे देखिए, इसमें क्या कहा है, अक्रिय गैसों के बारे में जान गए। अ, इसलिए हवाई जहाज के पहिए में कौन सी गैस भरी जाती है, ये गैस भरी जाती है हीलियम गैस, क्योंकि ये वायु से भी हल्की होती है, इस कारण इसे भरा जाता है, ठीक है, हीलियम गैस के बारे में। सिल्वर क्लोराइड के बारे में जान लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सिल्वर है, क्या जो सिल्वर है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, इन तीनों के साथ क्रिया करती है। क्या ये हेलोजन तत्व कहलाते हैं, ये कौन से कहलाते हैं, हेलोजन तत्व। ये हेलोजन तत्व है। सिल्वर आपको सभी को पता है, एजी चांदी जिसे हम बोलते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो याद रखना दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर कैसी होती है, सफेद। तो याद रखना, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, एजी सफेद रंग का होता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा और देना चाहता हूँ, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपको ये चीजें सभी को याद रखनी है, कंटेस्ट याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना। सिल्वर क्लोराइड के बारे में जान लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड जिसने अभी हम आके पढ़े हैं, AgCl2, ठीक है। तो इसके बारे में, सफेद पदार्थ के रूप में अवक्षेपित होता है, ठीक है। किस पदार्थ के रूप में, सिल्वर क्लोराइड श्वेत अवक्षेपित के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं तो ये क्रीम युक्त पदार्थ होता है। कौन सा, क्रीम युक्त पदार्थ होता है। सिल्वर आयोडाइड की बात करते हैं, AgI2, तो वो कैसा होता है, पीले रंग का पदार्थ होता है। तीनों याद रहेंगे, सफेद रंग का पदार्थ होता है, ठीक है, क्लोराइड वाला तो, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर ब्रोमाइड वाला क्रीम युक्त होता है, सिल्वर आयोडाइड वाला पीला होता है, ठीक है, याद रखना। ब्रोमीन हो गया है, क्लोरीन हो गया है, आयोडीन हो गया है, फ्लोरीन हो गया है। ये सिल्वर के साथ क्या करते हैं, सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, ये तीनों तीन अलग अलग प्रकार के सिल्वर का फ्लोराइडों का उत्पादन के लिए सिल्वर के साथ मिल सकते हैं। ये तीनों क्या कर सकते हैं, इसके साथ मिल सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये कहा था, ये तीनों चारों तत्व जो कौन से हैं, हेलोजन के तत्व आते हैं, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं सिल्वर हेलाइड के बारे में। सिल्वर हेलाइड जानते हो, हेलोजन तत्व को हेलाइड भी बोलते हैं, ठीक है, हेलाइड, ठीक है। अब जो सिल्वर हेलाइड है, यानी कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो मिलते हैं, ये कैसे होते हैं, प्रकाश संवेदी होते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया सिल्वर के साथ कर लेते हैं, ठीक है। कौन से, यानी सिल्वर हो गया आपके पास, अगर मैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता हूँ प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संवेदी होते हैं इसलिए, फिर बनाता है ये AgCl2, जो किस प्रकार का होता है, सफेद रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के बारे में, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से सफेद या ग्रे हो जाता है। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, सफेद। अगर ऑप्शन में दिया होता है तो आपका राइट आंसर सफेद ही करना है। सफेद थोड़ा ग्रे होता है, सफेद ग्रे, ठीक है। तो सभी समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये सभी चीजें आपके समझ में आई होगी। मैंने लिख भी दिया है जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। जब मैग्नीशियम फित्ता यानी जो Mg है, अगर वो जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा,
ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो उत्पन्न आग की लो होती है, किस प्रकार की होती है, एमजीओ बनाएगा, क्या बनाएगा, एमजीओ बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको संतुलित करना है तो ऑक्सीजन 2 है, तो मैं यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 कर देता हूँ, मैग्नीशियम 2 गए तो मैं यहाँ भी 2 कर देता हूँ, ये आपका संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो मैग्नीशियम फित्ते को अगर यानी मैग्नीशियम को रिबन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये किस कलर का होता है, चमकीला उजला के रंग का होता है, चमकीला उजला होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया एमजीओ, क्या हो गया, एमजीओ। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, ये बात कही गई ना मैंने, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैंने यही कहा आपसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर, या मैग्नीशियम हवायु की उपस्थिति में आकर कौन सा पदार्थ बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिबन के जलने पर एक चमकदार सफेद रोशनी उत्पन्न होती है, कौन सी रोशनी उत्पन्न होती है, चमकदार सफेद रोशनी उत्पन्न होती है जो पाउडर जैसी राख अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। समझ गए, यानी कि अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो कौन सा पाउडर के रंग कौन सा पदार्थ बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको, रोशनी कौन सी निकलती है जलने के बाद में, सफेद रोशनी उत्पन्न होती है। अगर आपसे बात करें कि इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सी, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है ये, जब ये क्रिया होती है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। देखिए एमजी है, O2 के साथ क्रिया करता है, एमजीओ बनाता है और ऊष्मा बाहर निकालता है। ठीक है, यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो चुकी है ये। ठीक है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण मान सकते हो। अगर पूछे मैग्नीशियम रिबन को अगर हवा में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो वो अभिक्रिया होती है कौन सी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। वायु में ऑक्सीजन एमजीओ बनने के लिए मैग्नीशियम के साथ उसे प्रतिक्रिया करता है, तो ये भी आपका उसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पहले अभिक्रियाओं के बारे में जान लो कि अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, उसके बारे में जान लोगे तो और भी आसान हो जाएगा काम। इसका तो राइट आंसर आपके पास द्विविस्थापन अभी समझा दूंगा कि किस किस। आपको पहले मैं अभिक्रियाओं के बारे में बता देता हूँ कि कितनी किस कौन सी अभिक्रिया है। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा है, संयोजन अभिक्रिया एक तो, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है दोस्तों संयोजन, मतलब दो ये तत्व, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो तत्व आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एक नया उत्पाद बनाते हैं तो वो कहलाती है, दो या दो से अधिक मिलकर बनाते हैं, ठीक है, तत्व मिलकर, तो वो कहलाती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया दोनों एक ही नाम है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जैसे कोई तत्व है आपके पास, वो तत्व किसी कारणवश आकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो गया, टूट गया, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझना, वियोजन और अपघटन एक ही बात है। विस्थापन की बात करता हूँ तो विस्थापन में याद रखना है, जैसे मैंने कोई दो पदार्थ ले लिए, ठीक है, एक अलग पदार्थ ले लिया, तीसरा, एक तो यौगिक है, एक दूसरा अलग पदार्थ है, तो क्या करते हैं उसमें एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि दूसरा दूसरे के स्थान पर आ जाता है और दूसरे को बाहर निकाल देता है जो उसके साथ है पहले से ही। ठीक है, द्विविस्थापन भी उसी का एक पार्ट है। उपचयन अपचयन के बारे में हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, और उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रियाओं के मिक्सर को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का तो क्या करते हैं, अपचयन ऐड होता है। ठीक है, अपचयन में यही होता है ना, ऑक्सीजन का तो आपको ऐड करते हो और आपका क्या होता है, हाइड्रोजन का त्याग करते हो। ठीक है, वैसा ही होता है इसमें भी। इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर भी बैक चलिए। अब इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे है इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके अब बता सकता हूँ। ठीक है, पहले आपने द्विविस्थापन के बारे में नहीं जाना था, तो अब देख लेते हैं, इसमें आपने पहले नहीं देखा तो। ठीक है, इसमें देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखो इसमें तो क्या है, H2 है, O2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, H2 बना रहा है, ये तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। किसका उदाहरण हो गया है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें Mg है
ओ के साथ क्रिया कर रहा है, इसमें भी MgO बना रहा है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन में मैंने क्या कहा था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे मैंने आप यहाँ पे रख लिया AgNO3। ठीक है, दूसरा हमारे पास यौगिक है NaCl, तो इसमें क्या होता है, जैसे Ag है, ठीक है, AgNO3 दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो क्या करेगा, जो Cl इसमें जो तत्व है, ठीक है, जो Cl है, ठीक है, Cl क्लोरीन जो Ag के साथ क्रिया कर लेगा, यानी विस्थापन कर दिया, यानी NO3 को तो हटा दिया, बाहर निकाल दिया, और NO जो आपके पास NO जो दिया हुआ है NO, ठीक है, NO3 वो किसके साथ क्रिया कर लेगा, वो आपके पास जो इसके अंदर Na है उसके साथ क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, और आपकी ये जो Ag है वो Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगी, जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन, यानी दो क्रियाकारक है, जैसे Ag है, एक तो Ag है, ठीक है, एक NO3 है, ठीक है, तो ये कौन सा है, NaCl। तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास Ag दिया हुआ है वो तो क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा, तो ये तो एक तो अगर विस्थापन होती तो नॉर्मल से AgCl बना लेती, ठीक है, AgCl2। अगर उसने क्या कहा है, द्विविस्थापन यानी दो तत्व मिलते हैं, ये वाला इसके साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है, तो इससे क्या बना लेगा, ये इससे बना लेगा कौन सी क्रिया, सोडियम नाइट्रेट। क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट, यानी दो तत्व है, दो तत्व एक दूसरे के साथ विस्थापित हो रहे हैं, तो वो कौन से, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी आपका संयोजित अभिक्रिया का उदाहरण है कि दो तत्व मिलकर एक तीसरे तत्व का निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी संयोजन क्रिया का या संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलते हैं, ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो अभिक्रिया है आपके पास वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, अगर ध्यान से देखोगे तो संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात, विस्थापन अभिक्रिया वैसी ही होती है जैसे द्विविस्थापन होती है। द्विविस्थापन में दो तत्व होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, और वियोजन में क्या होता है, वियोजन होता है, टूटता है, जो एक तत्व होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है। ठीक है, वैसे, ठीक है, वैसे, ठीक है, अब राइट है। अब चलो, अब समझो इसमें अभिक्रिया किस प्रकार की है। Zn है, ध्यान से देखना, Zn दिया हुआ है, किसके साथ क्रिया कर रहा है, ZnSO4, यानी कि विस्थापित किया है, यानी ZnSO4, यानी SO4 जो है आपके पास, यानी कॉपर को बाहर निकाल दिया गया है, कॉपर को यानी विस्थापित कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज करेक्ट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन ही किया ना, इसकी जगह इसने दे दी है, ठीक है, इसकी जगह इसने ले ली है तो विस्थापन कर दिया, इसका तो विस्थापन कर दिया, तो आपका राइट आंसर विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सभी को बताना है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डालते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, या अम्ल डालने पर क्या बनता है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, ठीक है, तो ये बताना है। अगर इसमें मैं पूछता हूँ कि कौन सी गैस निकलती है तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो भी आपको पूछी जा सकती है। तो हो जाइए शुरू और बता दीजिए इसमें राइट आंसर क्या होगा। सोचिए, हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनाता है। दूसरी बात, क्लोरीन गैस निकलती है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण और जल बनाता है। तो इसमें राइट आंसर देखो, कोई अभिक्रिया तो कैसे नहीं होती है, बन सकती है, लोह है और अम्ल के साथ क्रिया कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आयरन जो है लवण बनाता है क्या, नहीं, आयरन लवण भी नहीं बताता, तो इसका जिसका भी आंसर वन है बिल्कुल क्लियर आंसर है। लोह चूर्ण है यानी Fe का चूर्ण है, Fe का चूर्ण है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl डाल दिया गया है। HCl डालने पर आपके पास कौन सी क्रिया बनेगी देखिए, आयरन हाइड्रोक्साइड तो बनाने से रहा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वो बनाएगा Fe, क्या कर लेगा, HCl के साथ यानी फेरिक क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, फेरिक क्लोराइड बना लेगा, और आपके पास जो H बचा है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निर्मुक्त हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस आपकी बनेगी। क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखना कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और आयरन और क्लोराइड बना लेता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी को आंसर देना है इसका।
देखिए ये वही अभिक्रिया है जो मैंने अभी आपको समझाई है। Fe आपके पास दिया हुआ है, फेरिक दिया हुआ है। अगर ये HCl के साथ क्रिया करता है तो फेरिक क्लोराइड बनाता है और इसके साथ में क्या होता है, H2 गैस बाहर निकालता है, यानी कि आयरन क्लोराइड बनाता है जिसमें H2 गैस निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि फेरिक जो आयरन है वो अगर HCl के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकालता है, तो याद रखना H2 गैस बाहर निकालता है। ठीक है, चलो आगे देखिए, इसमें कहा गया है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, लोहे को जिंक से लेपित किया जाता है। देखो संक्षारण होता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है, पानी का चढ़ना कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या इसका राइट आंसर होगा? सोचिए पहले, मैं जब तक पानी पीता हूँ। ठीक है, सोचना है सबको। अब बता दीजिए, समझ गए सभी कि लोहे को जिंक पर लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो संक्षारण तो क्या होता है, संक्षारण होता है लोहे पर जंग लगने की क्रिया। लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया होती है, लगने की क्रिया, ये तो कहलाती है आपका संक्षारण। ठीक है, लोहे पर जंग जंग लगता है उसे तो हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन होता है जो लोहे पर जंग से रोकने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है, समझना, लोहे पर जंग से बचने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, इसमें क्रोमियम की परत भी चढ़ाई जाती है। अपन तेल भी लगाते हैं या हम ऑयल भी लगाते हैं, जो भी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लोहे पर कई प्रकार की परतें चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, याद रखना किसकी, जिंक की अगर परत चढ़ाई जाती है तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जंग से बचने के लिए जेडन की या जिंक की परत का लेपन किया जाता है, जिससे क्या है कि लोहे पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो याद रखना है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन में यही काम होता है जिसमें लोहे पर जंग से बचाने के लिए जेडन की परत चढ़ाई जाती है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब इसमें यही पूछा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, विद्युत अपघटन आप सभी जानते हैं, पानी का चढ़ाना, ये इसका राइट आंसर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। इसमें राइट आंसर बताना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। किस प्रकार का होता है, याद रखने की चीज है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, सभी को बताना है इसका राइट आंसर। तो देखो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, वन इज करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? भूरा रंग हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? भूरा रंग का होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये भी बताना है। अभी आपको मैं जस्ट बताते हुए आ रहा हूँ कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं क्रशन, यानी कि संक्षारण। याद रखना क्या बोलते हैं, संक्षारण। ठीक है, विकृत गंधिता, जो हमने नाइट्रोजन गैस के जो पाउच है, मैंने आपको पहला क्वेश्चन ही यही बताया था, जो नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है, आलू की चिप्स, उसको बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस। इसे हम विकृत गंधिता बोलते हैं, यानी कि इसको बचाने के लिए जो क्रियाविधि की जाती है नाइट्रोजन की, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये तो आपका विकृत गंधिता होती है, उससे बचाने के लिए। ठीक है, आपका विस्थापन अभिक्रिया है, नाम है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो राइट आंसर आपका संक्षारण हो चुका है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा चूना है? सही सही आंसर देना है, बिना बुझा चूना कौन सा है इसमें। ठीक है, देखो ये तो हो नहीं सकता, कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम तत्व है एक, तो ये तो कैल्शियम हो चुका है। ठीक है, बिना बुझा चूना नहीं, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा नहीं, बुझा हुआ चूना।
कौन सा है? तो देखिए बुझा हुआ चूना, देखो आपको याद रखना है, बुझे हुए चूने में बुझा हुआ चूना कौन सा होगा? पानी का होगा। जिसमें पानी होगा यानी बुझ गया वो, ठीक है? जिसमें पानी की मात्रा होती है वो बुझा हुआ चूना कहलाता है, ठीक है? देखो इसमें पानी की वैल्यू नहीं है, ऑक्सीजन की वैल्यू है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो हो गया बिना बुझा चूना। कौन सा होता है? बिना बुझा चूना। याद रखना, बिना बुझा चूना हो गया है। इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा चूना हो गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें देखो पानी की वैल्यू है, पानी की मात्रा है, यानी कि ये हो गया बुझा हुआ चूना। क्लियर है? बुझा हुआ चूना, ठीक है, चूना। और ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, जिससे हम बहुत सारे उत्पाद भी बनाते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, आगे चलते हैं। टू इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 18 नंबर का है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? सभी को आंसर देना है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, ये बताना है, ठीक है। अभिकारक, उत्पाद, ये सभी में से सोचिए क्या आंसर होगा। इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, सभी का आंसर में तो आपको इसमें तो बताना होगा कि इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। सोचिए, प्रतिफल कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, जो भी आपका उत्पाद है उसको क्या कहते हैं? सभी को आंसर देना है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते क्या है? प्रतिफल, अभिक्रिया, अभिकारक, या इनमें से कोई नहीं? सबको बताना है। समझ गए हो? तो हम देखते हैं। देखो सभी के बारे में बता देता हूँ मैं। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि तत्व जो इधर की साइड में देखो, दो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक तो इस तरफ की अभिक्रिया होती है और एक इस तरफ की अभिक्रिया होती है, समझना, ठीक है। अब जो दोनों तरफ की है उसके बारे में मैंने अभी आपको कहा, जो आपका इधर वाला है वो तो है क्रिया कारक। क्या है? क्रिया कारक, क्रिया कारक। और इसके लिए पूछा मैंने अभी उत्पाद। क्या बोला है? उत्पाद। उत्पाद के बारे में भी आप सभी को जानना है। अभिक्रिया तो आप जानते हो, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जो नया उत्पाद बनाते हैं, तो वो तो अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है नहीं? ठीक है, चलो, अब कोई बात नहीं, अभिक्रिया आप समझ गए हो। अब अभिक्रिया के बारे में, अब अभिक्रिया के बारे में सोचिए। अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया करने से पहले जो तत्व मिलते हैं, ठीक है, तो वो तो क्या कहलाते हैं? क्रिया कारक। क्रिया कारक को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं अभिकारक, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अभिकारक, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया करते हैं, उसमें जो तत्व काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया करने से पहले जो तत्व काम में आते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, क्रियाकारक, ठीक है। अब आपको जो उत्पाद मिलता है उसे बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिफल के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। और जो इसमें काम में आता है, इस उत्प्रेरक, इसे बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यानी जो अभिक्रिया कराने में जो मदद करता है। उत्प्रेरक क्या होता है? खुद भाग नहीं ले लेता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये सिर्फ अभिक्रिया की वेग गति को बढ़ाता है, ठीक है। उत्प्रेरक वो होता है, ठीक है, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो क्रिया कारक, अभिकारक भी बोलते हैं, उत्पाद प्रतिफल के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसमें पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? क्रिया कारक इसमें नहीं दिया हुआ, अभिकारक दिया होता है, तो इसमें अभिकारक इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है, मैंने एक चीज के बारे में बता दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि जो फेरस ऑक्साइड है, अगर ये एल्यूमिनियम के साथ अगर क्रिया करवाते हैं तो एल्यूमिनेट बनाता है और फेरस को बाहर निकालता है, तो दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, मैंने आपको सभी तरीके से बताया। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। द्विविस्थापन में दो तत्व होते हैं जो एक दूसरे का विस्थापन करते हैं। वियोजन में कोई भी पदार्थ होता है वो टूट कर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, ठीक है।
और विस्थापन में क्या होता है, चेंज हो जाता है, एक तत्व दूसरे तत्व की जगह आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आंसर होगा, सोच तो लिया होगा, बताते बताते आपका आंसर भी आ गया होगा। देखिए मैंने आपको शुरू से कहा है कि इसने देखो एल्यूमिनियम ने किसका स्थान लिया है, Fe का स्थान लिया है, यही कहा ना। एक तत्व ने दूसरे तत्व का स्थान लिया है। अगर दो तत्व होते यानी इसके साथ में और होता और इसके साथ में भी और होता, ठीक है, और वो इसके साथ और वो इसके साथ हो जाता, तब तो बात और थी। लेकिन इसमें एक ही तत्व है जो Fe के साथ क्रिया कर रहा है, यानी विस्थापन कर रहा है, इसका इसका विस्थापन कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, यानी इसकी जगह ये आ गया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है, समझना है पहले। अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, उदासीन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। सोच लो कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, फिर देखते हैं इसमें आपका आंसर क्या हो रहा है, उसमें मैच खाता है या अपने को कितना याद है, वो सभी देखते हुए चलना है साथ में। ठीक है, चलो तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ध्यान रखना है कौन सी अभिक्रिया है, उदासीकरण अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, विखंडन होता है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं, अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये बातें हमने पहले ही बात कर ली है। ठीक है, लिखा हुआ भी मिल जाएगा, और भी डीपली होगा तो मैं आपको और उपलब्ध करवा दूंगा। लोहे पर अब याद रखना, लोहे पर जिंक की लेपित करने की प्रक्रिया रिपीट हो गया, फिर भी चलो शुरू करते हैं। अब जो कितना याद हुआ है आपको, लोहे पर जिंक पर लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। अभी मैं पढ़ के आए हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके आपके लिए, तो इसका बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड अभी हमने पढ़ा, वहां पर AgCl2 दिया हुआ है, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत इज करेक्ट आंसर, ए हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी Zn और आपके पास मिला हुआ है HCl, अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है। Zn आपके पास दी हुई है प्लस HCl गैस मिला जाती है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया कौन सी गैस निकलती है। वैसे ही आंसर था जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया, तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है दोस्तों। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन का मतलब जानते हो, ठीक है, हाँ, कंब्यूशन ऑफ रिएक्शन। तो कौन सी है, जल का उबलना दहन अभिक्रिया है, मोम का पिघलना दहन अभिक्रिया है, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है, जल का उबलना नहीं होगा, ठीक है, मोम का पिघलना भी नहीं होगा, सीधा सा इसका नॉर्मल सा आंसर था। ठीक है, साफ सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, अभी आया है हाल ही में। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, उष्मा शेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन ही पता नहीं क्या है, इसमें तो पता नहीं क्या कहा जा रहा है, इसको तो हटा दीजिए, इसमें समझ में नहीं आया। निम्न में से कौन सा सही है, इनमें से बताना है आपको, निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपको पता होना चाहिए, ये रहा आपका, अगर आपको याद होगा तो सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु H2O के होते हैं, पता है आप सभी को, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु H2O के होते हैं इसमें। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, ये बताना है, अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो कौन सी हुई अपघटन की अभिक्रिया इसमें दोस्तों, अपघटन की बताना है, यानी टूट रहा है, अपघटन का मतलब टूटना। तो इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अपघटन के लिए मैंने कहा था पहले, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन अपघटन की अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया है डिकम्पोजिशन की, देखो यहाँ पर एक तत्व दिया हुआ है, लेकिन वो टूट कर दो या दो से अधिक तत्वों में विभक्त हो गया, अपघटन हो गया। ठीक है, टूट गया, तो वो कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसमें दिया हुआ है वही है आपका पास, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभी हम देख के आए थे। ठीक है, इसमें भी राइट आंसर। लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखना कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। तो आज की तो इतने ही थे दोस्तों, और लगभग मैंने अपने सब क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, फिर हम अलग से क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है जरूर बताइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और आपके इन क्वेश्चनों को इतना कंटेस्ट कर लीजिए, इतना अच्छा कर लीजिए। और इन क्वेश्चनों में देखना, आपके कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे एग्जाम में ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा का ऐसा मिलेगा। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपको इन क्वेश्चनों को इतना कंटेस्ट कर लेना है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहे। ठीक है, हम कवर कर लेंगे जितना कवर करना चाहिए हमको, पूरा कवर करके साथ चलेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जितनी भी क्लासें अब तक हमने ली है वो सभी क्लासें आपको वहां पर मिल जाएगी। फिर भी अगर किसी को भी कोई डाउट परेशानी होती है तो आपको मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इन पे जाके आप कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, आपको सभी को अपना पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी पूछना है साइट का सभी को पता है, जो भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए उमंग, नए जोश के साथ। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।